सरकारी आयोग ने 1988 में रिपोर्ट दी थी, लगभग 20 वर्ष हो गए। ठीक है, तो 2007 में केंद्र सरकार ने एक और आयोग की स्थापना की कि भाई सरकारी आयोग को रिपोर्ट आए हुए और उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके लागू किए तो लगभग 20 साल हो गए। अब केंद्र राज्य संबंधों में कई नए आयाम आ गए। उस समय गठबंधन की सरकारों का इतना ज्यादा दौर था ही नहीं। मिली जुली सरकारें 1990 के दशक में बहुत तेज गति से देखोगे भारत में राज्य के स्तर पर भी केंद्र के स्तर पर भी बनने लगी। हॉर्स ट्रेडिंग होने लगी बहुत ज्यादा। सरकारें गिरती बनती, कई सारे कानून लाए गए, कई सारे सुधार के प्रयास किए गए, रिफॉर्म किए गए। तो उसके बाद ये महसूस किया गया कि 20 साल का समय हो गया, केंद्र राज्यों के मध्य अब नए समस्याएं उत्पन्न होती आ गई हैं। उन समस्याओं को देखने के लिए एक नए आयोग की आवश्यकता है। तो 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। और सरकारिया आयोग के बाद ये दूसरा जो है आयोग था जो केंद्र राज्य संबंधों पर डेडिकेटेडली बनाया गया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों को ध्यान में रखते हुए अभी तक विशेष तौर पर कितने आयोग बनाए गए हैं, तो सरकारी आयोग और पुंछी आयोग। सरकारी आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी, पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में दी। ठीक है, 2010 में दी अपनी रिपोर्ट जो इन्होंने केंद्र सरकार को दी। बहुत लंबी लंबी रिपोर्ट्स दी पुंछी आयोग ने। इसमें मैक्सिमम वही सिफारिशें वैक्सी की वैसी चीजें हैं जैसे कि सरकारी आयोग में थी और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दी थी। कुछ अलग से ज्यादा चीजें नहीं थी। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजों में सेम यही कहा कि भाई समवर्ती सूची पर विधायन करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बने। सेम वही चीज जो आप सरकारी आयोग में देखते हो ना, लगभग वैसी ही सिफारिशें थी, सेम एक जैसी सी, कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। वही बात को बस ये अलग तरीके से बोल रहे हैं कि भाई कानून बनाने से पहले सहमति कर लो। ठीक है, केंद्र राज्य दोनों मिलकर के। ठीक, और सेम वही चीज देखो, आपको कुछ अलग मिलेगा ही नहीं, देख लो। ये जरूर कह दिया कि अगर एक नई चीज इन्होंने ये बताई जो अच्छी चीज जोड़ी, इससे पहले सरकारी आयोग ने राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक सुरक्षित रखा जाता था राज्यपाल द्वारा, उसको वापस लौटाने के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण करने की बात नहीं की। ठीक, उसने बस ये कहा था कि एक बार राज्य सरकार को बता दो कारण कि क्यों रखा है। इसने ये कहा कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक लौटा दिए जाने की स्थिति में राज्य विधायिका के कार्य करने के लिए अनुच्छेद 201 में निर्धारित 6 माह की अवधि को राष्ट्रपति के लिए भी राज्य विधेयक पर सहमति देने अथवा रोकने के संबंध में निश्चय करने के प्रयोज्य बनाया जा सकता है। बेसिकली ये कहा है कि राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य कर दो कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति की सुरक्षा अनुमति के लिए उसके पास गया है तो 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति या तो उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दे या उसको खारिज कर दे। अगर खारिज कर देगा तो विधायिका नया विधेयक बनाएगी, नया कानून बनाएगी। अगर उसको पारित एक्सेप्ट कर देगा या उसको वापस भेजेगा कुछ संशोधन के साथ, तो विधायिका उसको संशोधित करके दोबारा से काम करेगी। कम से कम राज्य का काम तो चलेगा। तो ये एक सिफारिश इन्होंने यूनिक की, अलग की। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत क्लियर डायरेक्शन, बहुत क्लियर गाइडेंस दी राज्यपालों को लेकर के, गवर्नर को लेकर के। ठीक है, क्या है हाउस द जोश, कैसे भाई जोश, आप कैसे चले गए? अभी तो लंबी चलेगी क्लास, अभी तो बने रहना है। ठीक है, एकदम जोश दिखाओ जरा, कैसे है मेरे दोस्त जोश? देखो मेरे यही दोस्त हैं जो एग्जाम पास करने वाले हैं, जो जल्दी में थे वो चले गए ना। अब देखो, आप देखना, अब आपके जो अभी तक जो रुके हुए हैं, बचे हुए हैं, मैक्सिमम यही लोग हैं जो एग्जाम पास करने की क्षमता रखते हैं, जो जज्बा है वो जज्बा बनाया हुआ है, टिके हुए अंतिम समय तक, डटे हुए, मैदान छोड़ करके भागे नहीं। ठीक है, यही लोग इतिहास रचेंगे। तो यही इतिहास रचने के लिए आपको ऐसे बने रहना है। और लाइक शेयर करते आना यार, आप लोग लाइक शेयर भी करा करो। लाइक शेयर नहीं करते हो, आप बहुत कम लाइक शेयर करते हो। करोगे ना लाइक शेयर तो हमारे लिए भी थोड़ा वो मोटिवेशन बढ़ता है। ठोको यार, लाइक ठोको जरा, लाइक शेयर ठोको। देखो, इसने राज्यपाल के चयन के लिए कुछ नियम कायदे कानून दिए। सबसे पहला कि उसे जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रगण्य होना चाहिए, यानी कि कोई महान किस्म का व्यक्ति होना चाहिए, कोई बहुत बेहतरीन किस्म का काम किया हो। दूसरा, राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि जिस राज्य में राज्यपाल बना रहे हो
उस राज्य के व्यक्ति को आप वहां पर राज्यपाल मत बनाओ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हरियाणा का है तो इसको हरियाणा का राज्यपाल कभी मत बनाओ। इसको राज्यपाल बनाना है तो केरल का बनाओ, इसको राज्यपाल बनाना है तो छत्तीसगढ़ का बनाओ, ठीक है, इसको राज्यपाल बनाना है तो एमपी का बनाओ, लेकिन जिस राज्य का उसी राज्य का मत बनाओ। इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही कि एक असंबद्ध व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, जो कि राज्य की स्थानीय राजनीति से नजदीकी तौर पर ना जुड़ा हो, यानी कि दलगत पद्धति से दूर हो। कोशिश करो एक ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाओ जिसका किसी भी पार्टी के साथ कोई लेना देना ना हो, और खास करके राज्य के स्तर पर जो राजनीति है, जिस राज्य में उसकी अपॉइंटमेंट की जा रही है, उनसे तो कुछ भी लेना देना ना हो, ना तो उनके साथ बैर भाव रखता हो, ना ही किसी के साथ प्रेम भाव रखता हो, ताकि वो निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में कार्य कर सके। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका ना रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय ना रहा हो। कहने का मतलब यह है ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल अपॉइंट करना चाहिए जो सक्रिय ना रहा हो। यह भी अच्छी चीज है, बढ़िया चीज इन्होंने बताई, क्योंकि जो सक्रिय व्यक्ति होगा वो राजनीति में जाएगा, वो राज्यपाल बनेगा, तो वो तो वही करेगा, बेसिकली उसकी पूरी की पूरी भक्ति जो है अपनी केंद्रीय पार्टी की तरफ रहेगी जिसने उसको अपॉइंट किया। तो ये कहते हैं कि दलगत व्यक्ति से अलग हट करके राज्यपाल बनाया जाए। इसके साथ साथ एक और चीज भी इन्होंने कहा कि भाई जो आर्टिकल 163 जिसमें राज्यपाल के लिए कुछ विवेकाधिकार बोले गए हैं, तो कहा कि वो विवेकाधिकार ऐसे विवेकाधिकार नहीं है कि मंत्री परिषद के विरुद्ध जाकर के कार्य करे या उनकी सलाह के बिना ही कार्य करे। इन्होंने कहा कि राज्यपाल के विवेकाधिकार का दायरा सीमित है, हालांकि इन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और चीज है कि ये सेम चीज इन्होंने भी कही जो 6 महीने के रखने की। अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नई चीज बनाई, जो बाकी के आयोगों में मिसिंग थी, जो बाकी के बहुत सारे आयोग इस चीज के ऊपर कार्य नहीं कर पाए, वो इन्होंने एक दिशा निर्देश दिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंछी आयोग के संदर्भ में आप देखोगे ना, तो आपको इन 3 चीजों पर फोकस करना है। एक तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो इसने दिशा निर्देश दिए, ठीक है, एक राज्य के विधेयक को आरक्षित रखने से संबंधित जो दिशा निर्देश दिए, तीसरा अगर किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा हो, त्रिशंकु विधानसभा का मतलब समझते, हंग असेंबली बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, और 2-3 पार्टियां या 2-3 गठबंधन ऐसे हैं जिनके पास लगभग बराबर सी सीटें हैं, है ना, 15-20 ऊपर नीचे हैं, और सब जो है एक सिचुएशन में सरकार कोई नहीं बना पा रहा, एक भी जो है अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रहा। तो ऐसे में राज्यपाल के पास पावर आ जाती है कि वो किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन दल को बुला करके उसके लीडर को मुख्यमंत्री अपॉइंट कर सकता है, और मुख्यमंत्री अपॉइंट करके उसको सरकार बनाने का न्योता दे सकता है। इस चीज का भारत में बड़ा मिसयूज होता है। आपने हाल फिलहाल में भी देखा होगा और पहले भी देखा होगा कि एक राज्य है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लेते हैं कि एक राज्य है, इस राज्य का नाम है, हम रख देते हैं यूपीएससी नाम रख देते हैं, भाई यूपीएससी नाम का एक राज्य है। इस राज्य में 4 पार्टियां हैं, ए, बी, सी और डी। इस राज्य में कुल 100 सीट है, ठीक है जी, 100 सीट है। ए जो है इसको मिली 24 सीट, बी जो है इसको मिली 25 सीट, ठीक है, सी जो है इसको मिल गई 35 सीट, और डी जो है इसको मिल गई 16 सीट। अब बहुमत तो सरकार बनाने के लिए आपके पास 51 सीटें होनी चाहिए, 51 सीटें किसी के पास नहीं है। लेकिन यहां पर देखने पर आपको पता चलेगा कि यार सी वाली पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, ये सरकार बना सकती है, इसको मौका मिलना चाहिए पहले। लेकिन सेंटर की गवर्नमेंट क्या करती है, सेंटर की गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में देखती है कि इस राज्य में हमारी पार्टी को कितनी सीटें मिली या हमारे समर्थन वाली पार्टियों को कितना सीटें मिली। अगर मान लेते सी नाम की पार्टी है और ये केंद्र की सरकार की विरोधी है, तो राज्यपाल क्या करेगा, इसको न्योता नहीं देगा सरकार बनाने के लिए, ठीक है। अब राज्यपाल का डिस्क्रिप्शन है, तो हो सकता है राज्यपाल इसको भी न्योता दे दे। इसकी 16 सीट वाली को कहो कि भाई तुम्हारे लीडर को मैं मुख्यमंत्री बना लो, तुम सरकार बना लो, और बाद में ये डी जो है ये जोड़ तोड़ करके बी और ए इन दोनों के साथ जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले। भारत में ऐसा हुआ है, जिसके पास पार्टी के पास सबसे कम सीट रहती थी, उस पार्टी ने भी जोड़ तोड़ करके अपनी सरकारें बनाई हैं राज्यों में। तो ये एक तरीके से लोकतंत्र के प्रति छलावा है, धोखा है, क्योंकि सरकार लोगों ने
वहां की सबसे बड़ी पार्टी जिसके सबसे ज्यादा सीटें मिली उसको सबसे ज्यादा पसंद किया था, और उसी को ही सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। इसका मतलब जो बहुसंख्या में लोग थे जिसको पसंद करते थे, उनकी नापसंद वो उसने सरकार बना ली। तो ऐसे मामलों को रोकना जरूरी था, ऐसे मामलों को सही करना रिक्वायर जरूरी था। तो इसके लिए ये प्रावधान किए गए। इन्होंने क्या प्रावधान करे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका का जो प्रश्न है यह आवश्यक है। संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए कुछ स्पष्ट निर्देश बनाए जाने चाहिए। ये दिशा निर्देश जो है वो क्या है कि विधानसभा में जिस दल या दलों के समूह को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तो इन्होंने उस डिलीमा को खत्म करने की कोशिश की, उस समस्या को खत्म करने की कोशिश की जो कि लोकतंत्र के खिलाफ जाता है। और ये बहुत अच्छी सिफारिश है कि भैया अगर किसी के पास भी बहुमत नहीं है तो ऐसी पार्टी को न्योता दो सरकार बनाने का जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें। तुम केंद्र के इशारे पर राज्यपाल होते हुए केंद्र के इशारे पर ऐसी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे रहे हो जिसके पास कम सीटें, सबसे कम सीटें। ऐसे में वो खरीद फरोख्त करके या जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले रहे हैं। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली, जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया, उसकी नहीं बनी। जबकि होना यह चाहिए कि सबसे अधिक सीटों वाली सरकार पार्टी को बुलाया जाए। तो ये एक अच्छी सलाह इन्होंने दी। ठीक है, इन्होंने कहा कि चुनाव पूर्ण जो गठबंधन है उस स्थिति में उसको एक पार्टी मानना चाहिए, एक ही दल मानना चाहिए। और यदि उसको बहुमत प्राप्त होता है तो गठबंधन के जो नेता थे उस नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। भारत में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि भारत में कई बार इलेक्शन से पहले गठबंधन कर लेते हैं, इलेक्शन जीत भी जाते हैं, फिर इलेक्शन के बाद अलग अलग हो जाते हैं, उनमें आपस में टकराव हो जाता है। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र का एक क्लासिकल एग्जांपल देख करके मैं आपको समझाता हूं, इसको समझना। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में अभी हाल फिलहाल कुछ ही टाइम पहले की, कुछ 3-4 साल पहले की मैं बात बताता हूं, 2-3 साल पहले की, 2 गठबंधन बने। एक कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था, एक बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। इलेक्शन से पहले गठबंधन कर लिया, इलेक्शन हुए, लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया गठबंधन को। किसको? बीजेपी और शिवसेना को। ये जीत गए। अब जीतने के बाद इनमें आपस में ही लग गई कुर्सी की टक्कर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कोई कहेगा बीजेपी बोली देवेंद्र फडणवीस बनेगा, शिवसेना बोली नहीं उद्धव ठाकरे बनेगा। तो इन दोनों के बीच में इस खींचतान में क्या क्या, दोनों जो गठबंधन वाली पार्टियां थी वो अलग अलग हो गई, और अलग अलग होकर के अपने अपने दुश्मन पार्टी जिनके खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था उनके साथ गठबंधन कर लिया और सरकारें बनाई। दोनों पार्टियों ने, पहले बीजेपी ने किया, फिर उसके बाद शिवसेना ने किया। तो लोकतंत्र का बहुत मजाक सा उड़ा करके रख दिया गया। ये मजाक ही था ये लोकतंत्र का कि जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा उसी के साथ मिलकर के तुम सरकार बना रहे हो। तो लोग क्या बेवकूफ हैं? तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हो भाई? चुनाव ही मत कराओ, खत्म करो। पहले आपस में सीटें निर्धारित कर लो, समझौता कर लो। इतना लाखों करोड़ों रुपए चुनाव पर जो तुमने खर्च करवाए, क्यों खर्च कराए? इससे अच्छा उन पैसों का विकास में लगाते, जनता के ऊपर डेवलपमेंट होता। तो ऐसी चीजों के लिए इन्होंने कहा कि गठबंधन पूर्व अगर कोई दल है तो उसका जो लीडर जो निर्धारित कर दिया गया उसी को ही मुख्यमंत्री बनाओ, ताकि बाद में ये मारा मारी समाप्त हो जाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज बताई इन्होंने। एक और कहा कि यदि किसी दल या चुनावपूर्ण गठबंधन वाले समूह को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता तो राज्यपाल को चुनाव मुख्यमंत्री का चयन जिसके पास सबसे बड़ी संख्या है उसका में से करना चाहिए, अगर गठबंधन का दल है। अगर गठबंधन नहीं है तो सबसे बड़ा एकल दल, सबसे बड़ी पार्टी, उसको बुलाना चाहिए, उसके लीडर को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, ताकि ये सारे विवाद जो है वो खत्म हो सके। इसके साथ साथ इन्होंने ये चीज कही कि राज्यपालों को जो विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा अन्य संवैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए। ये भी सही कहा। देखना, भारत में गवर्नर है ना, वो हर राज्य में जितनी भी राज्य की स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है ना, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलपति उनको बनाया जाता है। ठीक है, अब वो करते हैं नहीं कुछ काम, कुछ करते नहीं, काम सारा वीसी करते हैं, वाइस चांसलर जो होते हैं वो लोग करते हैं। लेकिन मेन हेड बना दिया किसको? राज्यपाल को, गवर्नर को। और जबकि उनका कुछ लेना देना होता नहीं है वहां पर, लेकिन क्योंकि राज्यपाल है वहां पर तो ऐसे में सेंटर का इंटरफेयर वहां पर बढ़ जाता है। अपॉइंटमेंट्स में राज्यों की जो विश्वविद्यालय है ना
उनकी अपॉइंटमेंट्स में, उनकी नियुक्तियों में सेंटर का इंटरफेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो भर्तियां हैं वो प्रभावित होती है, कामकाज प्रभावित होता है, बहुत सारी चीजें हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल पर बड़ी पॉलिटिक्स है। शिक्षा के स्तर में आपको लगता है ना कि शिक्षा, एजुकेशन के लेवल पर चीजें ठीक होंगी, बहुत गड़बड़ चीजें दोस्त। आप देखना, हम तो इस चीज से निकले हैं, मैंने तो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया भी है, डीयू में भी और भी कई जगह पर। रियलिटी यही है कि पार्टीबाजी बहुत खतरनाक किस्म से होती है यूनिवर्सिटीज में। हर पार्टी से संबंधित अपनी अपनी एक लॉबी रहती है, तो वो पार्टी चाहती है कि हमारी विचारधारा वाले लोग जो हैं वही यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर बने। अगर वो ऐसे लोग प्रोफेसर बनेंगे तो जो क्लास लेते हैं तो क्लास में उनकी विचारधारा भी उसी पार्टी के अनुसार झलकेगी, तो वो एक नए यूथ को, नई उसको अट्रैक्ट करते हैं, उनको ऐसा तैयार करते हैं कि वो किसी एक पार्टी के खास समर्थक बने रहें। इस तरीके की चीजें होती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत मारामारी है, अलग अलग गुट है ना। लेफ्टिस्ट का, वामपंथियों का अपना गुट है, बीजेपी का अपना गुट है, कांग्रेस का अपना गुट है, आम आदमी पार्टी का अपना गुट है। हर किसी के अपने अपने कॉलेज में प्रभाव है। कहीं किसी कॉलेज में आरएसएस का बहुत प्रभाव है, तो किसी कॉलेज में वामपंथियों का बहुत प्रभाव है, किसी कॉलेज में आम आदमी पार्टी का बहुत प्रभाव है, किसी में कांग्रेस का बहुत प्रभाव है। तो ऐसी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति लोगों को वहां पर नियुक्त कर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्ट, एग्जाम तो होता नहीं है यूनिवर्सिटी के लेवल पर। जाए सीधा आप एलिजिबल हुए, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होता है, पीएचडी आपकी होनी चाहिए, नेट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बस आप का एपीआई सिस्टम है, जाओ और इंटरव्यू दो। इंटरव्यू में कौन करेगा? इंटरव्यू में वही होगा जिसके साथ आप जुड़े हुए। तो बहुत धांधली होती है यार। जो आप देखना, आपको स्कूल कॉलेज के लेवल पर बहुत कम ऐसे एजुकेट टीचर्स मिलेंगे जो आपको इतना डिटेल से, विस्तार से, मजेदार तरीके से समझा पाते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से। आपने कई बार देखा होगा कि स्कूल कॉलेज में बहुत बोरियत सी हो जाती है, या बहुत सारे टीचर आते ही नहीं है, आते भी हैं लेट आएंगे, 10 मिनट जल्दी चले जाएंगे, ठीक है। और पढ़ाएंगे भी क्या, बोर्ड पे कुछ कुछ लिख दिया लेकर, या नोट्स ले दिए, लेकर करके लिखवा दिया, दे दिया। डिटेल से समझाने की कोशिश भी करेंगे तो किसी पार्टी की विचारधारा से जोड़ देंगे कि ये ऐसी। बहुत कम है जो ऐसे मिलेंगे जो आपको निष्पक्ष आधार पर वहां पर चीजों के बारे में बताएंगे और ईमानदारी से पढ़ाएंगे। आपको मजा आएगा जिनके साथ, उनके साथ आपको कनेक्शन भी फील होता होगा कि यार ये टीचर बड़ा अच्छा था, इसने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत समझ में आता था इसका। ऐसे बहुत कम होते हैं। उसका रीजन यही है कि अधिकतर भर्तियां जो है वो आप देखना कि वो पार्टी पॉलिटिक्स के बेस पर होती है। ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी होता है। हर राज्य सरकार वो कोशिश करती है कि यूनिवर्सिटी में वो अपने अपने बंदों को लगवाए, खूब इस तरीके की चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन्होंने कहा कि भाई राज्यपाल को मुक्ति दे दो इस काम से, राज्यपाल को यहां पर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने वही अनुच्छेद 356 के यूज के लिए भी वही कहा कि भाई इसका भी सोच समझ करके यूज करना चाहिए, अंतिम उपाय के रूप में ही यूज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जबरदस्ती इसका यूज नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो अंतरराज्य परिषद है उसको और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, ठीक है, और अधिक निष्पक्ष प्रणाली बनाया जाए। उसको सशक्त बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। अब इंटरस्टेट काउंसिल जो है ना वो इतनी पावरफुल है नहीं, शक्तिहीन तरीके है, उसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और तो बेसिकली उसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए बात की। और इन्होंने ये कहा कि जो क्षेत्रीय परिषदें उनकी बैठकें वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए, ठीक है। अभी कम होती हैं। मुख्यमंत्रियों का फोरम, ठीक है, उसके बारे में विचार कर सकते हैं, बहुत सारी नीतियों को लागू करने के लिए बात कर सकते हैं। नई अखिल भारतीय सेवा, इन्होंने आपके रोजगार के लिए जरूर जुगाड़ कर दिया। इन्होंने भी सरकारी आयोग की तरह उस चीज पर सहमति दर्ज की कि भाई नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाओ, नया रोजगार क्रिएट करो। अभी आप देखो ना, ऑल इंडिया सर्विसेज की सीटें बड़ी कम आती हैं। अगर सरकारी आयोग की और पुंछी आयोग की ये सिफारिशें मान ली जाए कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाई जाए, तो आप देख लो आपकी सीटें दुगनी हो जाएंगी, दुगनी तिगनी हो जाएंगी। खूब सारा रोजगार मिलेगा, सब लोगों को रोजगार मिलने, जो योग्य हैं उनको रोजगार मिलने की संभावना रहेगी। तो इन्होंने कहा कि सिविल सेवाओं का दायरा जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए।